चलिए आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं कॉमन क्लास कक्षा 9 और 11 के लिए। इससे पहले हमने एक सूत्र बताया था कि परमाणु क्रमांक बराबर, परमाणु क्रमांक को जेड से दर्शाते, परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या उदासीन परमाणु के लिए। दूसरा है, मैंने बताया था कि जो द्रव्यमान संख्या होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योगफल होता है। इस सूत्र, इन दोनों सूत्रों पे आधारित हम प्रश्न आज देखेंगे, जो पिछले क्लास में बता चुके थे। अगले क्लास में मिलेंगे तो इस पे आधारित प्रश्नों को देख लेंगे, जो काफ़ी इजी होता है, आसान होता है। ठीक है, तो ये आप जान लीजिए, परमाणु क्रमांक है या प्रोटॉन की संख्या है या इलेक्ट्रॉन की संख्या है, या द्रव्यमान संख्या है या प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है। ठीक है, पहला प्रश्न हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए, स्क्रीन पे है आपके। 3 विभिन्न तत्वों का द्रव्यमान संख्या 40 है, परंतु उनके परमाणु क्रमांक 18, 19, 20 हैं। इन तीनों तत्वों में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन बताना है। आप जैसे पढ़ते हो, मैथ पूछते हो कि दिया है, लिखते हो ना, उसी तरह यहाँ पर भी क्या दिया है, 3 विभिन्न तत्वों का द्रव्यमान। हम मान लेते हैं कि भाई 3 विभिन्न तत्व कौन कौन से हैं, ए हैं, बी हैं और सी हैं। ठीक है, ए, बी, सी 3 तत्व हैं, उनका जो द्रव्यमान संख्या है। ठीक है, द्रव्यमान संख्या थोड़ा इसे हम साफ लेते हैं, ए, बी और सी हैं, इनका द्रव्यमान संख्या 40 है। मतलब तीनों का द्रव्यमान संख्या 40 है, यानी ए बराबर 40 इसका भी है, ए बराबर 40 इसका भी है और ए बराबर 40 इसका है। द्रव्यमान संख्या को ए से दिखाते हैं, कैपिटल ए से। ठीक है, 3 विभिन्न तत्वों का द्रव्यमान 40 है। 3 तत्व हमने ले लिया, ए, बी, सी, और द्रव्यमान संख्या 40, 40, 40 तीनों का कर लिया। परंतु उनके परमाणु क्रमांक को किससे दर्शाते हैं, जेड से। जेड बराबर 18, 19, 20 क्रमशः है, तो 18 इसका हो गया, 19 इसका हो गया, 20 इसका हो गया। कौन सा, जेड बराबर पूछ रहा हमसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बताइए। तो प्रोटॉन आपको पता करना है तीनों में, इसमें भी प्रोटॉन आपको पता करना है, इसमें भी प्रोटॉन आपको पता करना है। ठीक, और क्या पता करना है, न्यूट्रॉन पता करना है, इसमें भी न्यूट्रॉन पता करना है और इसमें भी न्यूट्रॉन को पता करना है। ठीक है, अब देखिए, न्यूट्रॉन हमें तभी पता होगा जब हमें प्रोटॉन पता हो जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन ए बराबर पी प्लस एन होता है। प्रोटॉन आप जानते हो कि जितना परमाणु क्रमांक होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। सिंपल सा आपको एक सूत्र बताए हैं, जेड बराबर पी बराबर ई। भाई जेड सबका देख लीजिए, जेड इसमें 18 है, 19 है, 20 है, तो इसका मतलब पी भी क्या होगा, 18 होगा, इसका 19 होगा, इसका 20 होगा। न्यूट्रॉन क्या होता है, अब थोड़ा सूत्र यहाँ देख लीजिए। न्यूट्रॉन क्या आ जाएगा, ए बराबर होता है पी प्लस एन। हमसे एन पूछ रहा है, तो इसका मतलब ए माइनस पी बराबर एन। ये पक्षांतर वाला नियम तो जान ही रहे होंगे, इतना भी कमज़ोर नहीं होंगे। तो एन बराबर क्या होगा, ए माइनस पी। ए माइनस पी यहाँ पे लिखो, ए माइनस पी यहाँ पर लिख दो, ए माइनस पी यहाँ पर भी लिख दो, ए माइनस पी। अब क्या करना होगा, सिंपल सा, ए कितना है, 40 माइनस 18, ये हो गया आपका 40 माइनस 19, इसका हो जाएगा 40 माइनस 20। ठीक है, तो घटा दीजिए, यहाँ से 20 घटाएंगे तो आएगा 20, यहाँ से 19 घटाएंगे तो आएगा 21, यहाँ से 18 घटाएंगे तो आएगा 22। सब में ए, बी, सी तीनों में कितना आ गया, प्रोटॉन भी आ गया कितना, 18, और न्यूट्रॉन आ गया 22। इस तरह से आप हल कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। आप सबके स्क्रीन पर दूसरा प्रश्न है, जो काफ़ी आसान है। वैसे पहला प्रश्न हमें इसी को लेना चाहिए था। देखिए, एक परमाणु के नाभिक में 12 न्यूट्रॉन, एन हमने लिख दिया है, एन का मतलब न्यूट्रॉन, और 11 प्रोटॉन हैं। उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी,
एवं उसकी कक्षाओं में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। सिंपल सा वही चीज़ करोगे फिर से। दिया है, क्या दिया है, न्यूट्रॉन की संख्या दिया है 12, प्रोटॉन की संख्या दिया है 11। तो द्रव्यमान बराबर पूछ रहा है थे P + n, तो n कितना हो गया 11 + 12 हो जाएगा 23 ना। तो द्रव्यमान संख्या हमें मिल गया 23। अब पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो यहाँ पे तो भाई धन या ऋण आवेश नहीं किया था, तो कॉमन सेंस लगाइए कि ये क्या होगा, उदासीन होगा। यहाँ पे 11 लिखना छूट गया, तो 11 हो गया यहाँ पे। आइए देखते हैं इलेक्ट्रॉन, तो आप जानते हो P = E होता है, बराबर Z होता है, तो Z का कॉमन नहीं है यहाँ पे, तो P आपको दिया है 11, तो E भी क्या हो जाएगा 11, यानी इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे 11 हो जाएंगे, सीधा सीधा है। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न को हम देखते हैं। आपके स्क्रीन पर तीसरा प्रश्न है, इसको देखिए। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 30 है, इन तत्वों के धन आयन पर 2 इकाई आवेश है। धन आयनों में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बताइए। तो करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले वही करोगे, दिया है ना, दिया है, क्या दिया है, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 30 है, Z = 30। इन तत्वों के धन आयन पे मान लेते हैं कि वह जो तत्व है वह यक्स है। धन आयन पर 2 इकाई आवेश है, यानी 2 इस पे प्लस है। ठीक, धन आयनों में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन बताइए। अब यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन पता करना है, तो जानते हो अगर उदासीन ये रहे, मान लो यक्स अगर उदासीन है तो P = Z = E होता है। तो यहाँ पे प्रोटॉन निकाल लेंगे P = Z, तो P बराबर यहाँ से हो जाएगा 30। अब इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करना पड़ेगा, कहोगे कि यहाँ भी 30 हो जाएगा, नहीं होगा। प्लस आने का मतलब क्या हुआ कि भाई प्लस आता है तभी जब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, तो इलेक्ट्रॉन 2 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या करेंगे, 30 तो होगा पर 2 प्लस है, इसलिए 2 यहाँ से घटा देंगे, तो इलेक्ट्रॉन बराबर कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। फिर से समझ लीजिए, कह रहा है प्रश्न, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 30 है, तो हमने Z = 30 रख दिया। इन तत्वों के धन आयन पर मान लेते हैं वह तत्व X, उस पर 2 धन आयन है। धन आयनों में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बताइए। तो यह धन आयन कब आता है, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, प्रोटॉन को नहीं त्यागता है। तो इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, न कि प्रोटॉन कम होगा। धन आयन आता है तभी जब उसमें इलेक्ट्रॉन, उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया। तो इलेक्ट्रॉन त्याग होने का मतलब उतना इलेक्ट्रॉन कम हो गया। तो कम हो गया तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि उदासीन रहता, मान लो इस पर कोई आवेश नहीं होता, तब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कितना होता, तब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन 30 आते हैं, क्योंकि परमाणु क्रमांक 30 है। तो प्रोटॉन भी 30 आता और इलेक्ट्रॉन भी 30 आता, पर यहाँ पे 2 प्लस आ गया। 2 प्लस आने का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, तो इस पर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना बचेगा, 28 बचेगा। ठीक है, तो ये हमारा न्यूमेरिकल है। कुछ उदाहरण थे जो आपको समझाए, ऐसे ही घुमा फिरा के किसी पर ऋण आयन कर देगा, किसी पर धन आयन कर देगा, ऐसे किसी का और परमाणु क्रमांक कह देगा, किसी का और परमाणु भार दे देगा, ऐसे करके बदल बदल के रहेगा। आपको 2 ही सूत्र है, उसी से कॉमन सेंस लगाना है। ठीक है, चलिए हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है समस्थानिक और संभारिक, इसको आपको समझा देते हैं, बस ये चैप्टर का द एंड हो जाए। सबसे पहले जान लेते हैं समस्थानिक। देखो एकदम सिंपल भाषा में समझा दें आपको। कोई भी तत्व होता है यक्स, उसके नीचे होता है परमाणु क्रमांक, उसके ऊपर होता है द्रव्यमान
संख्या। ये चीज़ आप सिंबल को समझिएगा। कोई भी तत्व यक्स है, उसके नीचे जो ये है परमाणु क्रमांक, ये होता है द्रव्यमान संख्या। ठीक है, अगर इस रूप में हमने मान लीजिए लिख दिए Ca 20 और 40, ऐसे हमने लिख दिया, तो ये आपका परमाणु क्रमांक हो गया, ये इसका द्रव्यमान संख्या हो गया। ये तत्व कौन सा हो गया? कैल्शियम हो गया। ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं हम फिलहाल। देखिए समस्थानिक का मतलब क्या होता है? जैसे आप लाइन कहीं भी लगाते हो तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, वहीं आपका स्थान होता है ना, यही होता है। जैसे एक लाइन में कई लोग खड़ा हो गए 10 जगह, तो आपसे पूछा जाए आपका स्थान क्या है, तो कहोगे 10वां नंबर है, 5वां नंबर है या 6वां नंबर, जो जिस स्थान पर रहेंगे, जिस नंबर पर रहेंगे उस हिसाब से। तो यहाँ भी होता है। ठीक है, मतलब क्या हो गया? सम का मतलब समान, स्थानीय का मतलब स्थान। ठीक है, मतलब ऐसे तत्व जिनके परमाणुओं का स्थान क्या हो? समान हो, उसे हम समस्थानिक कहेंगे। ठीक है, पर उनका जो द्रव्यमान संख्या होगा वह अलग अलग होगा। मतलब कि ऐसे तत्वों के परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान हो और द्रव्यमान संख्या असमान हो, उसे समस्थानिक कहते हैं। समस्थान, जैसे मान लेते हैं 1H1, 1H2, 1H3, यह हाइड्रोजन का समस्थानिक है। मुख्य रूप से 3 होते हैं, वैसे होते हैं 7, पर मुख्य रूप से 3 होता है, 1, 2 और 3। इसमें देखिए हमने बताया समान स्थान, जैसे 1 नंबर पे हो तो वही नंबर होना चाहिए, कोई नंबर बदलना नहीं चाहिए, वही स्थान होना चाहिए। स्थान का मतलब नंबर, लाइन लगाए हो 10 नंबर है तो 10वां नंबर ही रहे। स्थान का मतलब नंबर है यहाँ पे। तो यहाँ पे परमाणु क्रमांक जैसे 1 है, ये सब एक ही है, नंबर इनका एक ही है, इनका नंबर एक ही है, यानी स्थान एक ही स्थान है। पर इनका जो भार है, यानी परमाणु भार है, इसको बोलते हैं चाहे द्रव्यमान संख्या, वह भिन्न भिन्न है। इसका 1 हो गया, इसका 2 हो गया, इसका 3 हो गया, तो ये सब क्या हो गया? समस्थानिक हो गया। ठीक है, तो समस्थानिक किसे कहेंगे? ऐसे तत्वों के परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान और परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या असमान होता है, उसे हम समस्थानिक कहते हैं। जैसे में यह देख लिए, उसी तरह क्लोरीन होता है, क्लोरीन 17, 35 और 37 होता है। उसी तरह कार्बन होता है, कार्बन 12, 13, 14, इसका 6, 6, 6, इसका स्थान देख रहे हैं सब जगह 17, 17 मतलब स्थान सेम है, 1, 1, 1 स्थान सेम है, नंबर यानी नंबर मतलब परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर 6, 6, 6, लेकिन यहाँ देखो 12, 13, 14, यानी ये क्या हो गए? समस्थानिक हो गए। चलिए दूसरे टॉपिक पे बात कर लेते हैं। अगर इसकी इसी में विशेषता पूछा जाएगा तो बता दोगे कि भाई समस्थानिक में जो होते हैं परमाणु क्रमांक समान और द्रव्यमान संख्या अलग अलग होता है। इसके बाद है समभारिक। समभारिक क्या होता है? सम का मतलब क्या हो गया? समान, भारिक का मतलब भार। अब देखो जैसे ये तत्व है, यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे जेड हो गया, भार कहाँ पे लेते हैं आप? सर पे ही लेते हैं, सिर पे ही लेते हो। ठीक है, तो समान भार, भार मतलब सिर, सिर मतलब क्या होता है? इसके ऊपर, तो ऊपर कौन है? ए है, यानी जिसका भार समान हो, सीधा सीधा आप समझिए, इसके सिर पे भार समान हो उसे समभारिक कहेंगे। पर ये परिभाषा मत लिखिएगा, आप ऐसे लिखेंगे कि ऐसे तत्व के परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो पर उनका द्रव्यमान संख्या समान होता है, उसे हम समभारिक बोलते हैं। ये मैं जैसे उदाहरण में ले लेते हैं, जैसे होता है आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, इसका स्थान देखो अलग अलग हो जाएगा, परमाणु क्रमांक यानी इसका 18, 19, 20, पर यह भी 40 होता है, यह भी 40 होता है और यह भी 40 ही होता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे समभारिक। तो आज हम जाने कि समस्थानिक क्या होता है और समभारिक क्या होता है। ठीक है, और सारे इसमें उदाहरण आएंगे तो आप अपने नोट से पढ़ लीजिएगा, जिसमें आपको PDF के रूप में मिलेगा। ठीक है, तो आज इस क्लास को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। क्लास में लास्ट तक आप सभी का बने रहना, आप सबका एक बार फिर से
धन्यवाद।